तो आज जनादेश में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की, जहां घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही राजनीतिक दल बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किसानों की कर्ज माफी के ऐलान पर बीजेपी हमलावर है। वहीं छत्तीसगढ़ में 225 करोड़ रुपए के चावल घोटाले और बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा और पहले चरण के लिए नामांकन के बाद अब जनता को भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार है। लेकिन इससे पहले ही दोनों पार्टियां जनता से बड़े बड़े वादे कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किसानों की कर्ज माफी के ऐलान पर अब बीजेपी हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पूछा कि पूर्ण कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाने वाली इस किसान विरोधी सरकार ने फिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर कर्जदार हो गए। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है कि किसान कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। सरकार की नीति ऐसी है, सरकार की नीयत ऐसी है कि 5 साल के बाद हर 5 साल में किसानों के ऊपर इतना बोझ बढ़ जाता है कर्ज का कि उसको फिर से कर्ज माफी के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो ये असफलता भूपेश बघेल की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश बघेल से पूछा है कि किसान हर साल कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज माफी उन्हें चुनाव के समय ही क्यों याद आई। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अगर जरा सी भी संवेदना किसानों के साथ दिखाकर कर्ज माफ कर देते तो छत्तीसगढ़ में 1000 किसान आत्महत्या नहीं करते। दरअसल भूपेश बघेल ने सोमवार को सक्ती में हुई जनसभा में ऐलान किया था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बरकरार रही तो फिर प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, जातिगत जनगणना कराने और 17.50 लाख गरीबों को आवास देने का वादा भी कर चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही हर गरीब को पक्की छत देने का वादा कर रहे हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छत्तीसगढ़ में 175 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का पर्दाफाश करने पर भी बीजेपी ने करारा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक्स पर लिखा कि कोयले में 25 रुपए प्रति टन चोरी करने वाली इस भ्रष्ट सरकार ने धान की मिलिंग में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल का भ्रष्टाचार किया है। हर साल 175 करोड़ रुपए की लूट करके इस भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार ने पिछले सालों में सिर्फ मिलिंग में भ्रष्टाचार करके 700 करोड़ रुपए डकार लिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने चुनाव आयोग से अपील की कि चावल घोटाले से प्राप्त धन का चुनाव में इस्तेमाल रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। ये 175 करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? मुख्यमंत्री का कार्यालय इसमें सीधे इन्वॉल्व है। इन्हीं पैसों से धर्मांतरण का खेल हो रहा है, इन्हीं पैसों को चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इस पैसे की ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखी। इस बीच राजनांदगांव के मोहल्ला मानपुर में सड़क पर कुछ पर्चे मिले जिनमें नक्सलियों ने बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बीजेपी पहले से ही इस हत्या को टारगेट किलिंग बता रही है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी से राजनीति नहीं करने और मामले की एनआईए से जांच कराने को कह रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 29 उम्मीदवार राजनांदगांव से हैं, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। पहले चरण में जिन 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे वो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। इनमें 12 बस्तर संभाग और 8 राजनांदगांव के हैं। यहाँ के 2900 मतदान केंद्र में 1250 संवेदनशील हैं, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। जैसा बस्तर संभाग के जो 7 जिला के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं,
खासतौर पर जिला सुकमा बीजापुर का अंदरूनी सीमावर्ती इलाका और जैसा नारायणपुर जिला को भी संवेदनशील जिला माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो जिला में भी कुछ ऐसा पॉकेट्स है जो खासतौर पर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स होते या इंटर स्टेट बॉर्डर्स होते, उनमें हमको आवश्यक सावधानी लेने का पूरा आवश्यकता है। उसी को दृष्टिकोण से लगातार उधर एरिया डोमिनेशन से लेकर अन्य प्रकार का ऑपरेशंस भी जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए भी नामांकन का काम जारी है। 30 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तारीख है और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रायपुर से सोमेश पटेल और नीरज सिंह के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तो ये छत्तीसगढ़ के मुद्दे हैं और इसके अलावा नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ की यही है पहचान। ये पहचान कायम रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2019 में गौठान योजना की शुरुआत की। योजना ने देश भर में तमाम सुर्खियां बटोरी, लेकिन वक्त बीतने के साथ कैसे ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदलने वाली एक योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी की तकदीर बदलने के लिए गौठान योजना की शुरुआत की। योजना के मुताबिक गाय के गोबर की कीमत 2 रुपए प्रति किलो, गोबर से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, गाय के लिए चारागाह, पानी की सुविधा देने की बात हुई। भूपेश सरकार ने गोबर खरीदने के नाम पर 275 करोड़ रुपए दिए। 10,000 से अधिक गौठान तैयार हुए और कई योजनाओं के पैसे गौठान में लगने लगे। गौठान के साथ ग्रामीण औद्योगिक पार्क के जरिए कई आर्थिक गतिविधियां भी फलने फूलने लगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60% गौठान स्वावलंबी बन गए हैं। हम लोगों ने गौठान बनाने का निर्णय लिया और 10,000 साढ़े 10,000 गौठान में करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली। दूसरी बात यह है कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया और गोबर खरीदी करके जो गौपालक हैं उसकी अर्थव्यवस्था हमने सुधारी। उससे ये हुआ कि फसल जो चराई होता था उसमें काफ़ी कमी आई, सड़कों में एक्सीडेंट में कमी आई है और अब डेयरी की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा है। जैसे खेती की तरफ रुझान बढ़ा वैसे इसमें बढ़ा है। योजना में भ्रष्टाचार की बू ग्रामीण अंचल से ही उठी जब गौपालकों ने गाय के लिए चारा, पानी की असुविधा का आरोप लगाया। आरोप के बाद मुखर हुई बीजेपी ने चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत की। पड़ताल से ये निकला कि प्रदेश में गौठान के नाम पर 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार के डाटा में एक गौठान के निर्माण में 19 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसमें कई विभागों का पैसा है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने न गंगा जल को छोड़ा न गौ माता को छोड़ा। गौठान के नाम 1300 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का दुरुपयोग करते हुए भारी भ्रष्टाचार किया गया है। 14वां वित्त की राशि, 15वें वित्त की राशि, नरेगा की राशि, डीएमएफ की राशि, ऐसे मदों को जो केंद्र की सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरपंच भाई बहनों को दिए गए थे, उस पैसे को जबरन गौठान में लगवा दिया गया है। कई सरपंच साथी तो उधारी में अभी तक फंसे हुए हैं और इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। चुनाव समीक्षक की माने तो गौठान अच्छी मंशा से चलाई गई एक योजना थी जिसमें गांव और ग्रामीण आबादी के विकास की सोच थी, जिसे फलीभूत करने में कई विभागों की आहुति ली गई, लेकिन उस आहुति की गणना नहीं हुई। ये अच्छी मंशा से चालू किया गया। इसकी मंशा थी गोबर खरीदे, गोबर खरीदने के बाद महिलाओं को रोजगार मिले, हम उसको जैविक खाद बनाए, जैविक खाद किसान उपयोग करें। हकीकत में ऐसा हो नहीं पाया, इन्हें करप्शन की भेंट चढ़ गया। करप्शन इसमें बहुत हुआ है और मैं कहूँगा कि दिस इज द फेलियर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द एंटायर सिस्टम। छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं तो बीजेपी भ्रष्टाचार के उन पन्नों को खंगालने में लगी है जिसमें गांव, गौपालक और ग्रामीण किसानों की पटकथा छुपी हुई है। गाय के गोबर से किस घर की हुई लिपाई, गौपालकों की कमाई से किस घर की भरी तिजोरी। छत्तीसगढ़ में ये लाख टके का सवाल है। दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है, मुझे तो गौठान नहीं मिला, आपको मिला क्या? कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायपुर। जी, तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, सबसे पहले तो यही बताइए कि छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में आज का क्या अपडेट है, क्या कुछ दंगल में आज चल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ के दंगल की अगर लालचंद बात करें तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, लगातार कोशिशें कर रही हैं। हालांकि आज दशहरा का दिन था लालचंद, तो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर हम बस्तर संभाग की बात करें और इसके अलावा राजनांदगांव और उस इलाके की बात करें, 20 सीटों की बात करें, आदिवासी बहुल ये इलाका है। और इस आदिवासी बहुल इलाके में जो दशहरा है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और लालचंद, आपको पता होगा कि बस्तर का जो दशहरा है वो देश दुनिया में प्रसिद्ध है और 75 दिन तक ये दशहरा चलता है। और यही खासियत है कि जो आदिवासी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सभी जगदलपुर पहुंचते हैं इस दशहरा को सेलिब्रेट करने के लिए। यही कारण है कि पॉलिटिकल गतिविधियां देखने को उतनी ज़्यादा आज इस पूरे संभाग में नहीं मिली। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, डोर टू डोर जो कैंपेन है वो लगातार चला रहे हैं। कुमारी शैलजा आज जगदलपुर पहुंची हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक करी है और जो उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने जीत के जो गुण हैं एक तरीके से वो दिए कि कैसे जनता के बीच में जाना। लेकिन लाख टके का सवाल निश्चित तौर पर यही है कि करप्शन एक बड़ा सवाल है। नीरज, मैं उसी पर आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। उसी पर आ रहा था कि देखिए ये तमाम ताबड़तोड़ घोषणाएं किए जा रहे हैं। अभी घोषणा पत्र तो लाए नहीं और पार्टियां ताबड़तोड़ घोषणाएं किए जा रही हैं, वादे, फ्रीबी वादे किए जा रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है क्या कि छत्तीसगढ़ में चाहे शराब घोटाला हो, चाहे चावल घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, तमाम चीजों को लेकर के भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह बीजेपी नेताओं की हत्याएं हुई हैं और अब तो नक्सली कबूल भी रहे हैं, तो नक्सली वाली भी समस्या, ये दोनों समस्या एक बड़ी समस्या के रूप में और बड़े मुद्दे के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़े मुद्दे हैं। करप्शन लालचंद बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चाहे तमाम योजनाओं की बात करें, आप देखें कि शराबबंदी में किस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की। इनके पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे उनका जो नाम है इस जो ईडी की कार्रवाई है उसमें सामने आया। अब आप देखें कि चावल घोटाला, जिस तरीके से 175 करोड़ हर साल इस घोटाले को अंजाम दिया गया। और ख़ास बात ये रही कि जब ईडी ने इसमें एफआईआर दर्ज की तो एक शब्द उसमें आया है कि जो 175 करोड़ की जो रकम है वो हायर अथॉरिटी को दी गई है। तो ये हायर अथॉरिटी कौन है? राज्य के अंदर मुख्यमंत्री से हायर अथॉरिटी और तो कोई हो नहीं सकती है। दूसरी यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा रही है। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, जो किसानों को कर्ज माफी की घोषणा करी है, लालचंद, वास्तविकता यह है छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर 82,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। हर महीने 460 करोड़ रुपए की जो रकम है वो ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है। और दूसरी बात अगर देखें कि पिछली बार 2018 में जब ये घोषणा की गई थी और मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा था कि ये घोषणा बस इसी साल के लिए है या इसी बार के लिए, अगली बार इस तरह की घोषणा नहीं की जाएगी। आप देखें 22 एमएलए को टिकट इन्होंने काटा क्योंकि इनको पता था कि जमीनी स्तर पर आक्रोश है उनके खिलाफ। और अब एन चुनाव पर ये कर्ज माफी की घोषणा करना तो कहीं ना कहीं बताता है कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर और जिस तरह से टारगेट किलिंग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो रही है। आप देखें कि पिछले 6 महीने के अंदर करीब 7 से 8 नेताओं की बस्तर जिले में ही, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट करके मारा गया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। लेकिन इतना भी है लालचंद कि ये जो इलाके हैं जहां पर चुनाव चल रहा है, ये ऐसे इलाके हैं जिनमें कई सारे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर चुनाव आयोग की भी ये कह सकते हैं कि चुनौती है उसके सामने कि जो चुनाव है वो सफलतापूर्वक संपन्न करा। शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, सारथी, सारथी, सारथी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम जनादेश और अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम का, जहां सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा के लिए 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 174 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हुए हैं। मिजोरम में अभी मुख्यमंत्री जोरामथांगा की अगुवाई में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और उसे जोरम पीपुल्स मूवमेंट से कड़ी चुनौती मिल रही है। दोनों ही पार्टियां सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने भी सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 23 सीटों पर और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। इनके अलावा 27 निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मिजोरम में 1989 के विधानसभा चुनाव से एक ट्रेंड चल आ रहा है। यहां की जनता बारी बारी से कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट पर लगातार 2 कार्यकाल के लिए भरोसा जताती रही है। इस परंपरा के हिसाब से अगर देखिए तो इस बार के चुनाव में तो एमएनएफ के जोरामथांगा की दावेदारी बनती है। लेकिन इस बार मिजोरम चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जोरम पीपुल्स मूवमेंट के रूप में प्रदेश को एक नया विकल्प मिलेगा क्या, या फिर एमएनएफ ही सत्ता में बनी रहेगी। और इस बीच कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 750 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 2000 रुपए प्रतिमाह वृद्धा पेंशन, 15 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज समेत कांग्रेस ने कई वायदे किए हैं। और इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकार राज्य में कनेक्टिविटी, हवाई अड्डे, बिजली जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काम करेगी। मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपुल्स मूवमेंट पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। मिजोरम की जनता को फिलहाल बीजेपी के घोषणा पत्र का भी इंतजार है। तो मिजोरम के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह। उनसे जुड़ते हैं सीधे और उनसे जानकारी लेते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में किस तरह चुनावी हलचल है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ विक्रम। यही सवाल जो अभी हम बता रहे थे कि देखिए, एक तरह से पिछले कई दशक से ये परंपरा बन गई है कि 2 चांस मिलता है। कांग्रेस को पहले 2 चांस, फिर मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ को 2 चांस। लेकिन जो जोरम पीपुल्स फ्रंट है, ये जो नया खिलाड़ी मैदान में उतरा है, क्या आपको लगता है कि इस बार ये बहुत कुछ चुनावों पर असर डाल सकता है? और जरा ये भी बताइएगा कि ये जो जोरम पीपुल्स फ्रंट है, इसमें मुख्य तौर पर कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से बड़े नेता हैं राज्य के? विक्रम, देखिए, अगर इससे पहले पिछले चुनाव की अगर बात करें तो जो एमएनएफ है उसने जो चुनाव में 37% के करीब जो है, देखिए मेरी आवाज मुझे वापस आ रही, जरा टेक्निकल टीम को बोलेंगे जरा आवाज ठीक कर दे। जी, हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज को ठीक करें। फिलहाल आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप चाहें तो जारी रख सकते हैं, बल्कि बताएं तब तक कि किस तरह से वहां पर चुनावी समीकरण है। देखिए, जिस प्रकार से
देखिए, जिस प्रकार से MNF का जिस प्रकार का कार्यक्रम रहा है, उन्होंने पिछली बार जी विक्रम जारी रखिए। देखिए, जो MNF का जो इस प्रकार का कार्यक्रम रहा है, पिछली बार 37वीं सदी के करीब जो है उनको वोट मिले थे, और उसके बाद जो है लेकिन जो ZPM पार्टी है, जो कि यहाँ की रीजनल पार्टी है, उसको तकरीबन कांग्रेस से कम प्रतिशत में वोट मिले थे। लेकिन अगर सीटों की अगर बात करें तो उनको 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, जबकि मत प्रतिशत में कांग्रेस के मत प्रतिशत ज्यादा थे। ऐसे ही बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का जो मत प्रतिशत था वो तकरीबन 8% था, जबकि बीजेपी की सीट जो है वो 1 सीट के करीब जो है बीजेपी की आई थी। तो ऐसे में इस बार का जो गणित है कि मत प्रतिशत का किस प्रकार से बीजेपी का कंसंट्रेशन है कि किस प्रकार से मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए, तो वहीं बाकी जो दल है, चाहे ZPM अगर पार्टी कही जाए, तो उसका पूरा जोर है कि इस बार वो सत्ता किस प्रकार से लाई जा सकती है। लेकिन अगर मामले में अगर पेच फंसता है या फिर हंग असेंबली की स्थिति आती है, तो आज किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ चुनाव के प्रभारी, उनके द्वारा भी कहा है कि अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि बीजेपी ने कोई विकल्प जो है बंद नहीं किया है। अगर सीटें कम भी आती है और यहां पर अगर हंग असेंबली बनती है तो उस पर बीजेपी विचार कर सकती है। तो तमाम ऐसे राजनीतिक दल है जिन पर की विचार, क्योंकि बीजेपी जो है केंद्र में सत्ताधारी दल है, तो ऐसे में केंद्र की योजनाएं, केंद्र का पैसा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है और मिजोरम जो है एक कोई विकसित राज्य नहीं है, तो ऐसे में यहां पर पैसे की जरूरत होगी, यहां की विकास की योजनाएं, कार्य की करने की योजनाएं, तो तमाम प्रकार की योजनाओं की जरूरत होगी। तो ऐसे में जो है पैसे की जरूरत होगी। तो ऐसे में अगर बीजेपी प्रदेश में सत्ता में आती है तो डबल इंजन की सरकार बनती है, और कहीं ना कहीं पर इसका फायदा जहां प्रदेश वासियों को होगा, तो वहीं केंद्र की योजनाओं का भी लाभ जो है यहां मिजोरम के लोगों को मिलेगा। और लेकिन अगर मत प्रतिशत की बात करें, तो लोगों की भागीदारी की बात करें, तो असेंबली इलेक्शन में जो है पिछले 2 असेंबली इलेक्शन की बात करें तो मत प्रतिशत जो है वो 80% के तकरीबन रहा है, जबकि लोकसभा इलेक्शन में मत प्रतिशत कम पड़ा है। तो यानी कि अगर असेंबली इलेक्शन की बात करें तो लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन जो है असेंबली इलेक्शन में ज्यादा होती है अगर बनस्पत बात की जाए लोकसभा इलेक्शन। तो तमाम ऐसे राजनीतिक गणित है जिसके ऊपर राजनीतिक पंडित यहाँ पर विचार कर रहे हैं, लेकिन नतीजे जब आएंगे 3 दिसंबर को तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो है सत्ता किसके पास जाती है या फिर हंग असेंबली बनती है, कैसी परिस्थिति बनती है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, और हम लगातार आपसे अपडेट लेते भी रहेंगे कि किस तरह की स्थिति वहां बनती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जुड़ने के लिए और इस पर विश्लेषण करने के लिए। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कन्या पूजन को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर एक बार फिर से सियासत गरमा गई है। वहीं प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के बीच दिग्गज नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब कन्या पूजन को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है। कन्या पूजन को नौटंकी बताने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दिया है।
उन्होंने कहा कि सनातन और शिवराज का विरोध करते करते दिग्विजय सिंह इतने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं कि उन्हें बेटियों के सम्मान से भी तकलीफ होने लगी है। उन्होंने पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जवाब दें, क्या वे भारत में बेटियों की पूजा के खिलाफ हैं? बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। नवमी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर कन्या पूजन किया था। इसे लेकर सवाल किए जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यह सब उनकी नाटक नौटंकी है। मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मध्य प्रदेश में विजयदशमी के दिन कांग्रेस को ग्वालियर अंचल में करारा झटका लगा। विजयदशमी के दिन 3 कांग्रेस नेताओं आशा दोहरे, अनीता जैन और राकेश जैन ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर उन्हें लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के कथित बयान के बारे में पूछे जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, क्या आप कभी भी दिग्विजय सिंह को गंभीरता से लेते हैं? आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं? इस बीच प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने हुजूर सीट पर घोषित प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार की मांग की। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो खुद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता जान फूंक देंगे तो भी वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी, तो दिग्विजय सिंह हैं कि रुकते नहीं, कुछ न कुछ बयान देते ही रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है इसे मुद्दा बनाने का। फिलहाल आज के जनादेश में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे जनादेश लेकर। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।